हे गाइस, तो वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक करने से आप उन सारे स्टूडेंट की इनडायरेक्टली रूप से हेल्प करते हैं एक जो किसी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से एक अच्छा सा कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो कहीं जा करके एक अच्छा सा कोर्स खरीद सके। तो आप इस मुहिम में मेरी आप सहायता कर सकते हैं बस वीडियो को लाइक करके, क्योंकि मेरा मुहिम ये है कि एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। एजुकेशन में पैसा एक बाधा नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो बस आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट जो भी नीडी स्टूडेंट है उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप चाहे तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं इस वीडियो को स्टॉप करके। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें ये कह रहा है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं जो है ना वो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल सा है कि 96 टीचर हैं टोटल, तो उसमें से इसका 3/8 जो होते हैं ना वो क्या करती हैं, वो हाई स्कूल में पढ़ाती हैं। ठीक है, तो आप इसका निकाल लीजिए 96 का 3/8 कैसे निकालोगे। 96 इंटू 3/8 ये कितना हो जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 36। मतलब जो 36 टीचर हैं वो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि हाई स्कूल में जो टीचर है उसका 2/9 भाग जो है वो गणित के टीचर है, मैथ के टीचर है। मतलब हमारे पास टोटल 36 जो है वो हाई स्कूल के टीचर हैं। अब इसका 2/9 भाग अगर आप निकालोगे कितना आएगा, 9, 4 1 में चला जाएगा, ये 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब जो 8 टीचर है ना, इन 36 टीचरों में से जो केवल 8 टीचर हैं वो केवल क्या है, मैथ की टीचर है। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो हाई स्कूल की कितनी टीचर है जो गणित नहीं पढ़ाती है। मतलब 36 में से 8 केवल गणित पढ़ाती थी, तो कितनी टीचर बच गई, 36 माइनस 8, ये आप कर दोगे तो कितना आएगा 28। मतलब 28 टीचर ऐसे होंगे जो क्या होंगी, गणित नहीं पढ़ाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये दे रखा है 1/2 माइनस ब्रैकेट में 2/3 माइनस 4/5। तो हमेशा आप बॉडमस का रूल याद करिए। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद देन आपका डिवाइड आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। तो इसमें केवल दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या दे रखा है, 1/2 ब्रैकेट में 2/3 माइनस 4/5। जब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 15। 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 माइनस 5×3 = 15, 3 × 4 = 12। तो ये हो जाएगा -2/15। अब ये आपका ब्रैकेट वाला आ गया -2/15। अब मेरे पास दे रखा है 1/2 माइनस ये ब्रैकेट में कितना है, -2/15। अब ब्रैकेट जब अंदर से ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, बाहर माइनस दे रखा है अंदर भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2/15। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 15 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 32। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15, 15 प्लस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये आ जाएगा आपका 19/30। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 19/30। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक बस एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इससे आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो ये केवल आपका एक होता है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आप टीचर बनने के काबिल हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत टफ लेवल नहीं होता है इनका, कंपेरिजन टू जैसे DSSS हो गया, KVS हो गया या यूपी टेट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा जो कंडीशन है होल नंबर के लिए सही नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन नीचे है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर होते क्या हैं। तो होल नंबर में क्या होता है ना, आपको ध्यान रखना है कि जीरो भी इंक्लूड होता है। मतलब 0 1 2 3 सारे इन्फाइनाइट, ये क्या है, होल नंबर है। ऐसे निगेटिव में भी चले जाएंगे तो भी आपका होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपका वो होता है जो केवल 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे इन्फाइनाइट। मतलब होल और नेचुरल नंबर बस ये डिफरेंस होता है कि होल नंबर में 0 भी आता है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बस ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस पता है या नहीं पता है। ठीक है, तब एक काम करते हैं, इसमें एक एक करके वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि दो, ये कह रहा है ना कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो होल नंबर ले लेता हूँ। पहला होल नंबर मान लेता हूँ कि 0 है, दूसरा है 1 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने दो होल नंबर ले लिया। अभी इस दोनों वैल्यू से क्या करूँगा, इसमें रख करके क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है।
तो अगर मैं पहले कंडीशन की बात करूँ इसमें, अब इसमें मैं अगर ए की जगह 0 बी की जगह 1 रखूँगा तो ये क्या आएगा, 0 + 1 = 1 + 0, ये आपका 1, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरे में चलते हैं, a - b = b - a। अगर a - b निकालता हूँ तो क्या आएगा, 0 - 1, ये आपका हो जाएगा -1। b - a निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 - 0, ये हो जाएगा 1। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि a - b जो है वो इक्वल नहीं है b - a के। ठीक है, तो आपका ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट, मतलब कि ये ट्रू नहीं करेगा होल नंबर के केस में। ठीक है, आपको ऐसे रख करके देखना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें ये दे रखा है कि जब व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 6, रानी ने क्या किया ना, जब से मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये कहा, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने क्या किया था, 6 की जगह 9 से उस नंबर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब उसने गलत कर दिया, मे बी मतलब जानबूझ के नहीं, उसने गलत कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, जब वो 9 से डिवाइड की तो उसको पता चला ना कि जो भागफल है वो 21 आ रहा है और जो शेषफल है मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 है। मतलब क्वोशिएंट जो है वो 21 आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो 3 मिल रहा है। जब गलती का एहसास हुआ तो उस संख्या को 6 से विभाजित किया तो भागफल और शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब गलती का एहसास होगा तो उस संख्या को 6 से विभाजित किया तो पहले आपको ये पता करना होगा ना कि वो संख्या क्या थी, तभी तो आप शेषफल रिमाइंडर और आपको क्वोशिएंट भागफल बता पाओगे। ठीक है, तो इसका हिंट पहले वाले में दे रखा है कि जब उसने गलती से डिवाइड कर दिया उस नंबर को 9 से तो उसको भागफल 21 और शेषफल 3 मिल गया। मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ये नंबर 10 है, इसको जब आप 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 1 रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर आपका 1 आ गया। ठीक है, क्वोशिएंट आपका आ गया 3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो ये आपका नंबर मिल जाता है ना। मतलब ये आपको सिंपल सा एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो मतलब फार्मूला नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, सिंपल क्या है यहाँ पे ये देखिए ना कि ये नंबर अगर आपको लाना है तो कैसे लाओगे, जिससे आपने भाग दिया जो आपका क्वोशिएंट आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसमें एक रिमाइंडर जोड़ दो तो आपका वो नंबर मिल जाता है। मतलब इस अपने केस में क्या है, 10 = क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने और उसमें जो रिमाइंडर आया था 1, तो ये भी 10 आएगा। ठीक है, तो सिंपल यही फार्मूला अपने को इसमें भी लगाना है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, इसको। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब उसको रानी ने उसे 9 से विभाजित किया तो उसको भागफल क्या मिला था, 21, और उसको शेषफल जो हुआ था वो 3 मिला था। मतलब आपको जो नंबर अगर निकालना है, लेट्स जो नंबर x था तो उसको क्या करोगे, 9 से उसने विभाजित किया और आपका जो भागफल आया था 21 आया था और रिमाइंडर आपका 3 मिल गया था। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 9 × 9 = 18 + 3, ये आपका हो जाएगा 192। मतलब आपको नंबर जो मिल गया, हमें पता चल गया कि वो नंबर 192 था। अब आपको नंबर पता चल गया, अब उसको पता है कि अब उसको 6 से विभाजित करना है, तो आराम से इसको डिवाइड कर लो। कैसे करोगे आप, 192 को 6 से डिवाइड करो, कितनी बार में, 36 18, 1 2 6 दूनी 12, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा आपका क्वोशिएंट, लेकिन जो भागफल आएगा वो 32 बचेगा। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, आपका भागफल 32 और शेषफल आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसमें तो मतलब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसको आपको मैनुअली परफेक्ट क्यूब निकालना हो। ठीक है, कुछ वेल नोन नंबर ही होते हैं जिनका ये परफेक्ट क्यूब पूछ लेते हैं। जैसे ये 729 है, तो इसको आपको क्या करोगे, आपको एक दो आप याद कर लेना। जैसे एटलीस्ट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 से लेकर के 15 तक का तो स्क्वायर और होल क्यूब दोनों याद करके ही रखो, ईजी ही होता है। 10-12 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे 729 है तो इसको कैसे लिखोगे, 9 × 9 × 9, मतलब ये 9 का क्यूब है। ठीक है, 1000 को कैसे लिखोगे, 10 × 10 × 10,
मतलब ये 10 का क्यूब है, ठीक है। ऐसे ही आपका 216 क्यूब कैसे लिखोगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब ये 6 का क्यूब है। मतलब ये और 720 ये सारे परफेक्ट क्यूब है, बट केवल 333 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि सीखा एक ईट भट्टे पर ईट खरीदने गई और उसको मिला कि ईट का जो मूल्य है ना वो 2500 क्या है रुपए प्रति 1000 ईट है। मतलब 1000 ईट खरीदने के लिए 1000 ब्रिक्स जो है उसको खरीदने के लिए 2500 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर उसके पास 4000 रुपये हैं तो उसको कितने ईंट खरीद सकती है, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, हमको ये पता है कि 2500 रुपये में वो 1000 ईंट खरीद सकती है, तो 4000 रुपये में कितने ईंट खरीदेगी। तो सिंपल ऐसे जैसे अगर आपसे कोई पूछे इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। तो कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिंपल एक लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता है कि 2500 रुपये में 2500 में वो 1000 ईंट खरीद सकती है, तो 4000 में कितने खरीदेगी। बस आपको ये ऐसे लिखने आना चाहिए कि किसको कैसे लिखना है। ये यहाँ पे ये देखिए कि आपको आपको ईंट्स पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितने ईंट खरीद सकता है, तो उसको हमेशा राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और आपके पास पैसे दे रखे हैं तो उसको आप लेफ्ट साइड में लिखा हमने, ठीक है। जो जो आपको पूछेगा, जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको हमेशा आप राइट साइड में लिखो। तो मतलब 2500 में हमने 1000 ईंट खरीदा, तो 4000 में कितना खरीदेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4000 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई जो इधर बच गया इसको नीचे लिख देंगे 2500। ये ट्रिक आप याद रखना, ठीक है। मतलब जितना पूछा है और जो दिया है इन दोनों को आपस में जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। अब क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। ये आपका 5 से डिवाइड करूँगा, 5 में 25, 5 दूनी 10, 5 से ये भी डिवाइड होगा तो 5/40 800। मतलब 800 गुणा 2 इक्वल टू आ जाएगा 1600, ठीक है। तो मतलब 1600 ईंटें वो खरीद सकती है। देखना है बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बना जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आयत की डिफिनीशन क्या है। आयत की डिफिनीशन ये होती है ना सिंपल सी, कि जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए, ये एक। और जो ये एंगल है राइट एंगल पर, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन आमने सामने की जो भुजा है ये बराबर होनी चाहिए। ये आयत की डिफिनीशन है। और वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर में चारों भुजाएं जो होती है ना वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर वर्ग को मैं देखूं तो वर्ग में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि आमने सामने की भुजा जो है वो भी बराबर है। तो मतलब जो है कि जितने भी स्क्वायर हैं वो भी तो हमारे एक रेक्टेंगल होंगे ना। क्यों नहीं समझ में आया, देखिए कैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि आयत की सिंपल सी एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग को अगर देखो, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन आमने सामने की भुजा तो बराबर है ना, मतलब वर्ग भी आयत की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे रेक्टेंगल्स होते हैं, बट उल्टा सही नहीं है। मतलब रेक्टेंगल जो होगा वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, फिर कंडीशन क्या दे रखा है, वो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। अब ये बताइए, कह रहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, अभी तो मैंने बताया आपको कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना, इसमें भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता। दूसरा, सभी वर्ग आयत होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताया आपको कि सारे जो स्क्वायर्स होते हैं वो आपस में एक रेक्टेंगल ही होते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल गया। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं क्या है, सभी आयत वर्ग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सभी आयत जो होते हैं वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि वर्ग की कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन आयत में केवल आमने सामने की होती है, तो ये नहीं होगा। और कह रहा है कि एक वर्ग और आयत में कोई संबंध नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अभी तो मैंने बताया कि सभी वर्ग आयत है, मतलब ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी वर्ग आयत है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो 4 5 6, ठीक है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता है, हमको पता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब इसमें दे रखा है कि आपको एंगल जो है ट्रायंगल के वो रेशियो में दे रखे हैं 4 5 6। तो एक काम करिए कि मान लेते हैं कि एक एंगल का जो ट्रायंगल है वो एक्स मान लो, तो जितनी भी रेशियो है ना सब सब कैसे हो जाएंगे, तो एक एक एंगल जो अगर रेशियो 4 5 6 दे रखा है तो एंगल कितने हो जाएंगे, 4x 5x और 6x।
मतलब 3 एंगल हमको पता चल गए। कुछ नहीं किया, बस रेशियो हटा करके मैंने बोल दिया कि एंगल जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने मान लिया कि एंगल 4x 5x और 6x है। अब हमको 3 एंगल पता है और हमको पता है कि 3 एंगल मिला करके 180 होना चाहिए, मतलब 4x + 5x + 6x = 180। ये ऐड कर दो कितना आएगा, 6 4 10 5 15x = 180, x हो जाएगा 180/15, ये हो जाएगा 12। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ गई। तो एंगल कितनी हो जाएंगे, एंगल कौन कौन से हैं, 4x 5x एंड 6x। x की वैल्यू हमको पता है 4 × 12, ये हो जाएगा 5 × 12, ये हो जाएगा 6 × 12, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 72, मतलब 48 60 और 70। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 48 60 और 70। ठीक है, कि रागनी जो है दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है और उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां हैं, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी एंड ट्रेन डी। उसके छूटने का समय दे रखा है ये क्रमशः। ठीक है, तो उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय का वेट करना पड़े। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है ना कि रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। तो दोपहर का 2 बजे जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो दोपहर को जब 2 बजते हैं ना, तो इसको हम अगर हम 24 आवर के हिसाब से देखें तो इसको हम ये बोलेंगे कि 14 बजे हैं। ठीक है, क्योंकि दोपहर में 12 1 बजता है तो उसको 13 बोलते हैं, तो 2 बजेगा तो 14 बनते हैं। ठीक है, अब इस 14 बजे ये क्या करती है, स्टेशन पे पहुंचती है। अब इसके आगे देखिए, उसके बाद ए बी सी डी 4 ट्रेनें हैं, इनके छूटने का समय दे रखा है। क्या दे रखा है, एक दे रखा है 17:05, ठीक है, दूसरा दे रखा है 4:32 और तीसरा दे रखा है 18:30 और चौथा दे रखा है 19:15। अब एक बात बताइए, ये 4:32 है, 4:32 तो सुबह का टाइम होता है ना, 1 2 3 4 तो सुबह बजते हैं। ठीक है, और ये सब क्या है, दोपहर 12 बजे के बाद के टाइम है, 17 बजे, 18 बजे, 19:15। तो सबसे 14 बजे वो ट्रेन पे स्टेशन पे पहुंचती है, तो इसके बाद का सबसे पास का टाइम कौन सा होगा, 14 के बाद 17 ही तो आएगा, ये 18 तो काफ़ी लेट हो जाएगा, 19 भी लेट हो जाएगा। ठीक है, और 4:32 तो सुबह का टाइम है, तो 17:05 होगा सबसे। अगर 17:05 वाली ट्रेन को अगर पकड़ेंगे तो उसको कम से कम टाइम वेट करना पड़ेगा। तो 17:05 पर कौन सी ट्रेन चल रही है, ट्रेन ए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये इंग्लिश है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, मैं हिंदी वर्जन पढ़ देता हूँ इसका। क्या है, ये कह रहा है कि रीता जो है अपने क्षेत्र की एक वार्ड सदस्य है, वह 11 × 16 फीट आकार का एक रूम बनाना चाहती है। ठीक है, बट क्या है कि उसको फर्श पे टाइल्स लगानी है। उसके पास 4 विकल्प हैं, एक है 1.5 फीट का लगा सकती है, दूसरा 2 × 2 × 2 फीट का, तीसरा 2.5 फीट का और जो चौथा है 3 × 3 फीट का लगा सकती है। ठीक है, और उसे इस प्रकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वो टाइल को बिना काटे बिछा सके। मतलब एक कमरा है, ठीक है, उस पर ये साइज़ की टाइल्स दे रखी हैं, वो किस तरह से इन सारी टाइल्स को लगाए ना कि किसी भी एक टाइल्स को काटना ना पड़े और सारी टाइल्स जो हैं खड़े खड़े लग जाएँ इस कमरे में। तो देखिए, सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि ये जो दे रखा है ना 11 × 16, इस साइज़ का हमको कमरा दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 × 16। तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 6 = 66 और 11 कम 11 6 17, 176 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ठीक है, इतना स्क्वायर फीट ये आपका कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। कमरा जो होगा वो आयताकार होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 11 × 16। इसका मतलब यही होता है कि 11 चौड़ाई है, 16 इसकी लंबाई है। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 176। अब जितनी भी टाइल्स दे रखी है ना, सारी टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, टाइल्स भी आपको पता है चौकोरी होती है, उसकी भी एक लंबाई और चौड़ाई होगी, तो उसका आप एक क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहली टाइल्स निकालते हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है, ये 1.5 × 1.5 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 7 हासिल और 15 × 15 = 7 22, 2.25। दूसरे को निकाल लीजिए, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 स्क्वायर फीट आ जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो है वो है 2.5 × 2.5, कितना होगा, 25 25 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6.25। चौथा टाइल्स है वो 3 × 3, ये 9 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपका ये कमरा है पूरा और टाइल्स के क्षेत्रफल दे रखे हैं, मतलब टाइल्स ऐसे आप बिछा रहे हैं, तो कैसे टाइल्स आप लगाएंगे इसको काटना ना पड़े। मतलब कि कमरे के क्षेत्रफल को अगर हम टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं और पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाता है हमारा कमरे का क्षेत्रफल, तभी तो आपको टाइल्स काटनी नहीं पड़ेगी ना।
ठीक है। तो आप देख लीजिए टोटल कमरे का क्षेत्रफल कितना है 176, और सारे टाइल्स के क्षेत्रफल से इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि किससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो अगर मैं 176 को 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 चौको 16 हासिल 1 और 4 चौको 16, मतलब 44 टाइल्स लगेंगे। अगर हम चार चार वाला कौन सा है 2x2, मतलब 2x2 फीट की अगर हम टाइल्स को अगर हम यूज करते हैं तो पूरे कमरे में बिछ जाएगा और हमें टाइल्स को काटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको कैसे किया मैंने, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझाना है इसलिए थोड़ा डिटेल में हो जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। 11 × 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 176 आ जाएगा। और फिर जितने दे रखे टाइल्स उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए एक 176 को उन सारे क्षेत्रफल से। अगर होल नंबर आता है, मतलब पॉइंट में नहीं आता डिवाइड करने पे, तो आपका हो जाएगा कि इस वाले टाइल्स को हम लगाएंगे तो हमको काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनको अपना भार दर्ज कराने को कहा। फिर उन्होंने क्या किया ना कि ग्रुप को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। परिकलन मतलब कैलकुलेट करने को कहा। जिसमें समूह ए में जिसमें 8 विद्यार्थी थे, उसने अपना भार तोला तो उसका औसत भार जो है उसका जो एवरेज वेट आया वो 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। मतलब गलत भार के जगह क्या हुआ कि 25.9 किलोग्राम के बजाय उसने 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया। तो समूह का सही भार क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 लोगों का उसने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, एक ग्रुप ए बना दिया। ठीक है, अब उसने ये कहा, रेनू ने ये कहा कि सब अपना अपना वेट करो और हमको एवरेज बताओ। ठीक है, तो सबने एवरेज बता दिया। एवरेज जब बताया तो कितना है 38.2। ठीक है, बट उसने क्या पाया कि उसमें एक जो आदमी था उसने अपना वेट जो है ना 25.9 के बजाय उसने क्या बोल दिया कि मेरा वेट 29.5 है। तो जब ये गलत बोल देगा तो उसका एवरेज भी बदल जाएगा। तो अब पूछ रहे हैं ना कि अब सही समूह का सही औसत भार कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए औसत भार क्या होता है। औसत भार होगा क्या होगा, क्लास में जितने भी लड़के हैं, जितने मतलब 8 है, 8 लोग हैं ना एक ग्रुप में, तो 8 लोगों का जो भार होगा, 8 लोगों का भार जो होगा वो टोटल आप जोड़ लो जितना भी होगा और डिवाइड बाई 8 कर दोगे तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो औसत भार कितना दे रखा है यहाँ पे, औसत भार दे रखा है 38.2। ठीक है, तो हमें 8 लोगों का भार अगर हम निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसी वाले में औसत भार दिया है, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि 8 लोगों का कुल भार कितना है। नहीं पता है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं औसत भार 38.2 और 8 लोगों का भार, 8 लोगों का भार डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, ठीक है, तो हमें 8 लोगों का जो भार है वो निकल के आ जाएगा। 8 लोगों का जो भार है वो पता चल जाएगा, हो जाएगा 38.2 इंटू 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना आएगा 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 1 64 1 65 हासिल 6, 8 3 24 36। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 305.6 किलोग्राम। ठीक है, मतलब 8 लोगों का टोटल जो भार है इतना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आसानी से हम निकाल सकते हैं ना कि एक आदमी का जो गलत था 25.9 किलोग्राम के बजाय उसने क्या बोल दिया 29.5 किलोग्राम बता दिया। तो मतलब इसमें कितना ज़्यादा बता दिया 29.5 उसने बता दिया था, बट उसका एक्चुअल कितना था 25.9। तो बड़े वाले में से अगर घटा दोगे तो कितना आएगा, 15 में से 9 जाए 6 और 8 में से 5 जाए 6, मतलब 3.6 किलोग्राम है ना, इसने ज़्यादा बता दिया था पहले वाले में। तो जो टोटल हमने निकाला था यहाँ पे 305.6, 305.6, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 3.6। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसने कैलकुलेट कर लिया था, इतना भार तो ज़्यादा होगा ना, तो जब माइनस कर दोगे तो इसको कितना आएगा, 6 में 6 जाए 0, 5 में 3 जाए 2, 302, 302 आ जाएगा, 302 किलोग्राम। मतलब अब 8 लोगों का कुल भार ना, एग्जैक्ट भार जो 302 किलोग्राम है। तब आपका सेम अगर पूछ रहा है कि सही भार, सही एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कैसे निकालोगे, वही वाली चीज़ कि हमें 8 लोगों का सही भार पता चल गया यहाँ पे 302। अब एवरेज निकालने के लिए कुल भार बटे 8 ये डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 3 के 24 हासिल 6, 8 7 56 और हासिल 6 बच जाएगा, और फिर से 8 7 56, फिर 4 बच जाएगा हासिल, तो 8 5 40, मतलब 37.75। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 37.75। तो ये क्वेश्चन कैसे किया था एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप क्या करिए कि 8 लोगों का भार निकाल लीजिए पहले।
कैसे निकालोगे? औसत भार हमें दिया हुआ है 8 लोगों का भार बटे 8, ये फार्मूला होगा। तो औसत भार में क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लोगों का भार निकल जाएगा। यहाँ पे 8 लोगों का भार तो निकला, बट ये गलत निकला था 305.4। गलत क्यों निकला था? क्योंकि इसमें एक बंदे ने अपना वेट गलत बता दिया। तो कितना गलत बताया था? 3.6 किलोग्राम उसने ज़्यादा बता दिया। तो टोटल भार में से हमने क्या किया, 3.6 किलोग्राम माइनस कर दिए। तो टोटल फिर एक्चुअल जो ये निकल के आया ये हमारा करेक्ट हुआ 302 किलोग्राम। तो टोटल 302 किलोग्राम है, इसका एवरेज निकालना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 लोग हैं तो ये आ जाएगा 37.75। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, देख लीजिए। हिंदी वर्जन में चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का आप अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। अगला पद ध्यान से देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे लिखा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 9 के बाद क्या है, 98। 98 क्यों? क्योंकि 9 के बाद 8 आता है, एक एक डिक्रीज करते गया। फिर 98 के बाद क्या है, इसने एक डिजिट बढ़ा दिया 9 8, और 8 से घटकर 7 हो गया। मतलब एक एक डिजिट घटता जा रहा है। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7। फिर इसके बाद इसने क्या किया, 9 8 7 6 हो गया। 7 से एक कम 6 हो गया। और ये ध्यान दीजिए कि कितने डिजिट तक हम वैल्यू लिख रहे हैं। जितना यहाँ पे 2 है ना, तो 2 डिजिट तक ही हम गए। 9 के बाद 8, यहाँ पर घटा करके हमने 7 नहीं लिखा, 7 नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 था, इसलिए 2 ही डिजिट तक लिखा। नीचे वाले में 3 है तो 3 डिजिट तक हमने लिखा 9 8 7। ठीक है, नीचे वाले में 4 आया तो हमने 9 8 7 6 लिखा। मतलब जितना इधर है उतना इधर डिजिट होगा, लेकिन और इधर क्या पैटर्न बन रहा है कि एक एक नंबर कम होता जा रहा है। मतलब 9 8 7 6। ठीक है, और -4, और डिवाइड तो सब में सेम है 8। और इधर देखिए क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है कि पहले वाले में 1 है, 1 है तो 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 से लेकर के 2 हो गया, यहाँ पे 3 है तो 1 से लेकर 3 हो गया, यहाँ पे 4 है तो 1 से लेकर 2 3 4 हो गया। तो अगर इसी क्रम में हम पाँचवा लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -4 की जगह हम 5 लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5। क्यों 5? क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसलिए यहाँ पे 5 तक गया। और ये 5 क्यों आया? क्योंकि एक एक ये बढ़ता जा रहा है। 4 के बाद 5 आएगा, 5 अगर इधर है तो यहाँ तो 5 तक घटते हुए आएगा। 9 8 7 6 5। ठीक है, डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगा, 5 तक काउंट जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा। मतलब क्या हो गया, 9 8 7 6 5 -5 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। अब आंसर में देख लेते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा है। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 है थी लेकिन ये 6 तक लेकर गया, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे नीचे देखते हैं, 9 8 7 6 5 -5 डिवाइड बाई 8 1 2 3 4 5, ये वाला मैच कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रियांशु के पास ना 10 और 20 का नोट है, 10 और 20 के नोट है। वो 50 रुपये बनाने के लिए ₹20 के 2 नोट और ₹10 का 1 नोट उपयोग करती है। यही राशि बनाने के कितने अन्य तरीके हो सकते हैं यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना है। ठीक है, मतलब दोनों ही नोट का प्रयोग करके आपको 50 रुपये बनाने हैं। ऐसा नहीं कि केवल 20 का ही लेकर बना रहे हैं, केवल 10 का ही बना रहे हैं, हमेशा दोनों ही नोट का उपयोग करना है। ठीक है, मतलब उसके पास 10 और 20 के 2 नोट्स, 10 और 20 के नोट्स हैं। ठीक है, कितने नोट हमें नहीं पता है, लेकिन उसको 50 रुपये बनाने हो तो कैसे बनाएगा। पहला तरीका तो यह है ₹20 के 2 नोट यूज कर ले तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस ₹10 के 1 नोट यूज कर लें। ठीक है, बट ये ऑलरेडी बना चुका है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट का उपयोग करके 50 बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई 20 का क्या करे, 1 नोट बना ले और 10 के 3 नोट ले ले तो भी ये 50 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, मतलब एक तरीका ये पॉसिबल है। बाकी और देख लेते हैं कोई तरीका पॉसिबल है। 20 का अगर 3 नोट यूज़ करेगा तो 60 हो जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। 10 के 5 नोट यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि उसको दोनों ही नोट यूज़ करने हैं। तो मतलब टोटल 2 तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन एक तरीका ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 50 बनाने के लिए ₹20 के 2 नोट और 10 का नोट उपयोग करती है। और क्वेश्चन में से पूछ रहे हैं कि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना है तो अन्य कितने तरीके, मतलब दूसरे और तरीके कितने हैं। दूसरा केवल एक ही तरीका पॉसिबल है, तो एक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तुल्य भिन्न मतलब होता है इक्वल। तुल्य भिन्न का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब हमें तुल्य भिन्न का जोड़ा बताना है। तुल्य भिन्न का जोड़ा क्या होता है, इसको बस एक दिमाग में चीज़ बैठा लीजिए कि जिनका भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना, वो
सारे जो होते हैं ना वो तुल्य भिन्न के जोड़े होते हैं। ठीक है, मतलब भिन्न हमारा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर से बनता है, तो जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, वो तो तुल्य भिन्न होता है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें 3 और 2 हैं, अलग अलग हैं डिनोमिनेटर। इसमें 2 और 8 है, दोनों अलग हैं। इसमें क्या है 4 और 7 है, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पे 4 और 4 है, तो ये आपका हो जाएगा तुल्य भिन्न का जोड़ा। ठीक है, तुल्य भिन्न का जोड़ा और भी देख सकते हैं, जैसे ले कहीं दे रखा है 1/2, 3/2, तो ये क्या है तुल्य भिन्न होगा। मतलब इसका क्या होता है, तुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि जिस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है ना वो अगर सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न बोलते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये भी पूछ सकता है अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट हो। मतलब ये सारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। और ये जो होता है 1/4 और 3/4 जो है ये आपका लाइक फ्रैक्शन है, मतलब तुल्य भिन्न है। ठीक है, कि 19995 प्राप्त करने के लिए 9599 इन संख्याओं के योग में से क्या घटाना होगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं। पहले तो ये प्राप्त करना है, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि इनकी योग में से क्या घटाना होगा। तो सबसे पहले तो इनका योग कर लीजिए। इनका योग करेंगे तो क्या होगा, 9599 59995 99995, इन सब का योग करिए। कितना का, 5 5 10 9 19 हासिल 1, 9 3 27 1 28 हासिल 2, 9 9 18 18 5 23 23 2 25 हासिल 2, और 9 9 18 18 5 23 2 25। ठीक है, इनका योग ये आ रहा है। इन सब का योग कर लिया हमने, सबको ऐड कर लिया। ये तो ये वाला योग आ रहा है 25589। अब कह रहा है कि इतना हमको प्राप्त करना है, तो इनके योग में से क्या घटाना होगा। मतलब ये हमारा योग है, इसमें से हमको क्या घटाना होगा। तो हम मान लेते हैं क्या है, ये इस योग में से कह रहा है हमको x घटाना होगा। और तो कितना आएगा, अगर x घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमको प्राप्त करना है 19995 19995। ठीक है, मतलब ये योग आ जाता है। इसमें से हम मान लेते हैं x हमको घटाना होगा, तो हमको ये मिलेगा 19995 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। x हमको निकालना है, तो x को जब राइट साइड में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये 19995 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, 25589 माइनस 19995। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, कैसे माइनस करेंगे, इसके नीचे लिख लीजिए 19995, इसको माइनस करेंगे। 9 में से 5 जाए 4, 18 में से 9 जाएगा 9, 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा 1 0, मतलब 5594। आपका आंसर हो जाएगा 5594। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 5594। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत लोग गलती कर देंगे, उनको जीरो नहीं पता होगा कितने जीरो होते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक चीज़ याद रखिए कि 1 लाख में क्या होता है, 5 जीरो होते हैं। ठीक है, 1,000 में क्या होता है, 3 जीरो होते हैं। ठीक है, और 100 में तो आपको पता ही होगा 100 में 2 जीरो होते हैं। बस इसको आप याद रखिए, 1 लाख में 5 जीरो, 1,000 में 3 जीरो, और 100 में 2 जीरो। तो अब बस यहाँ पे लिख लीजिए 55 लाख दे रखा है। 55 लाख को कैसे लिखोगे, 55 गुणे 1 लाख। ठीक है, मैंने अभी बताया कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो इसके आगे 5 जीरो लगा लीजिए। कितना, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 55 लाख। सेम क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 55,000। 55,000 इसको कैसे लिखोगे, 55 गुणे 1,000। मैंने क्या बताया था कि 1,000 में कितने जीरो होते हैं, 3, तो 55 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। दूसरा क्या दे रखा है, 555। 555 तो आपको सबको पता होगा, ये होगा 555। अब बताना है कि इसको कैसे करेंगे। अब क्या करिए, तीनों को जोड़ लीजिए। 55 लाख दिया है, 55 लाख ये आ गया, 55,000 ये आ गया, 555 ये दे रखा है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, फिर से लिख लेते हैं। कैसे, 55 लाख लिखेंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। 55,000 कैसे लिखेंगे, 3 जीरो लगाइए, 1 2 3, 55 यहाँ लिखिए। फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, 555। 555 लिखिए ऐसे। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, क्या आएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 5 5 5, सब 5 हो जाएंगे। मतलब कितने 5, 3 3 6 1 7, मतलब 75 आ जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला हो जाएगा जिसमें 75 आ रहा है। ठीक है,
तो ऐसे आपको करना है। सिंपल चीज़ याद रखनी, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1,000 में कितने जीरो होते हैं और 100 में कितने जीरो होते हैं। वैसे हिसाब से मैंने 55 लाख को लिख लिया, 55,000 को लिख लिया और 555 को लिख लिया, सबको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पड़ा है सर? 24 घंटे वाली घड़ी दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, नहीं तो आप गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है ना, वो ट्रेन में यूज होती है। ट्रेन की टाइमिंग इसी हिसाब से डिसाइड होती है 24 घंटे वाली घड़ी के टाइम में। ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, इन सब की जो टाइमिंग होती है, हम नॉर्मल आम चाल की भाषा में तो 12 घंटे वाली घड़ी यूज करते हैं। देखिए, तो जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं, मतलब एक घड़ी था जब दोनों सुइयां 6 पर, इधर 6 है ना, दोनों सुइयां 6 पे होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस समय 6:30 होता होगा। या तो सुबह के 6:30 हो रहे होंगे, या तो क्या हो गए शाम को 6:30 हो रहे होंगे। दो ही टाइम हो सकता है जब घड़ी की दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली, जब मिनट और घंटे वाली दोनों सुइयां जब 6 पर ही होंगी तो उस समय आइदर क्या हो रहा है, 6:30 सुबह के बज रहे होंगे या 6:30 शाम के बज रहे होंगे। यही तो 2 टाइम हो सकता है, और तो कोई टाइम हो नहीं सकता है। तो अब ये दे रखा है कि अगर 12 घंटे वाली टाइम होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, 6:30 बज रहा है। लेकिन ये 24 घंटे वाली घड़ी है, तो 24 घंटे वाली घड़ी में क्या होता है, दोपहर के जैसे ही 12 बजता है, उसके बाद जब 1 बजते हैं ना दोपहर को, तो उसको हम 1 नहीं बोलते हैं, उसको हम 13 बोलते हैं। ऐसे ही जब दोपहर के 2 बजते हैं तो उसको 2 नहीं बोलते हैं, हम इसको 14 बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब देख रहे हैं, 1 को 13, 2 को 14, 3 को 15, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, 24 तक ऐसे चला जाता है। तो 12 के बाद जो 6 बज रहा होगा, 6, ठीक है, 6:30, तो इसको क्या करेंगे, 6 नहीं बोलेंगे, इसको एज इट इज क्या करेंगे, 12 में ऐड कर देते हैं। मतलब जो भी आज के बाद नंबर आता है ना, 1 बजा तो हमने 12 में 1 ऐड करके 13 बन गया, 2 आया 2 ऐड कर दिया 12 में 14 हो गया, 3 आया तो 3 ऐड कर दिया 15 बज गया। तो ऐसे ही जब 6 बजा तो इसको हम 12 में जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12×6 18, मतलब 18:30 होगा। उस समय 24 घंटे वाली अगर घड़ी में पूछा जाएगा क्या बज रहा होगा, तो बोलेंगे हम 18:30 होगा। इसमें आप देखेंगे 6:30 भी दे रखा होगा ऑप्शन। देखिए ये दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो बहुत लोग ये वाला ऑप्शन लगा के आ जाएंगे जो आपका गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, ये जब 12 घंटे वाली जो घड़ी होती है ना, उसमें होता है 6:30। 24 घंटे वाली घड़ी में आपको क्या बजेगा, शाम का 18:30, मतलब 18:30 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है सच में मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये कह रहा है कि ये जो भिन्न है ना, इनका योग पूछ रहा है आपसे। 3/15 और 7/12 का योग पूछ रहा है। योग कैसे निकालोगे आप, 3/15 और 7/12, 3/15 प्लस 7/12, इसका योग निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसका सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 2×6 12, 15, 2×3 6, 15। इसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे क्या, 3 कम 3 5 15, ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो 2 दूनी 4, 3 12 25 60, मतलब हमारा जो 60 आ गया वो आपका एलसीएम हो गया। अब 60 आ गया तो इसको ऐड कर लीजिए, नीचे क्या लिखते हैं 60, और इन सब से डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना का, 15 चौको 60, और जो 4 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। ऐसे ही 12 से क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, फिर जो 5 आया उसको 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35। ये आपका क्या हो जाएगा, 35 12 हो जाएगा आपका 47/60। तो ये आपका सम आ जाएगा 47/60। क्या करना होता है इसमें, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब हर जिसका अगर डिफरेंट है डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते हैं, तो उनका पहले क्या करेगा, आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम मैंने निकाल लिया, एलसीएम आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्या करिए, 15 से इसको डिवाइड किया मैंने 60 को, जो आया, जो भी आपका भागफल आया, जो भी आपका क्वेश्चन आया, उसको हमने क्या किया, इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 15 चौको 60 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आया, सेम 12 से 60 को डिवाइड किया, 5 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 35 किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारा 47/60। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये देखिए, परिसीमा मतलब परिमाप। ठीक है, इस पे ऑलरेडी मैं कल एक क्वेश्चन कराया था। परिमाप का मतलब क्या होता है, परि का मतलब ही होता है चारों तरफ, मैंने बोला ना, बताया था, चारों तरफ का माप। मतलब कोई भी आकृति अगर दे रखी है तो उसकी चारों तरफ का जो भी भुजा दे रखी है उनको आप ऐड कर देंगे तो उसका परिमाप हो जाता है। ठीक है, इसको हम परिमाप बोलते हैं, इसको परिसीमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काटा जाता है, तो नए आकार की परिसीमा में क्या अंतर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वर्ग है, ठीक है, देख रहे हैं वर्ग है, वर्ग की परिसीमा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये चारों तरफ का जो सम दे रखा है ना, इसका इसका इसका, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहे हैं ना कि एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा सा वर्ग काट दिया, मतलब हम इस कोने से
1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग और काट के निकाल देते हैं। तो जो निकाल देंगे तो हमारी आकृति कैसी बन जाएगी, देखिए ऐसे बन जाएगी, ऐसी बच जाएगी, देख रहे हैं, ऐसी बच जाएगी, क्योंकि कोने वाला हमने काट के निकाल दिया। तो अब पूछ रहे हैं ना कि इस वाले का क्या होगा, परिमाप क्या होगा, मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग क्या होगा। अब ध्यान से अगर देखिए तो जब आप 1 सेंटीमीटर काट के यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, जो इधर वाला पार्ट निकला वो तो ये वाला पार्ट बन गया कि नहीं बन गया, मतलब जो हमने ये वाला काटा वो अब ये बन गया है, क्योंकि इसके सामने का भाग हट गया। जो ये वाला काटा वो ये वाला बच गया। तो आप देखोगे तो इसका जो है ना, ये पहले बाउंड्री थी, अब ये बाउंड्री ये हो गई है। बट अभी भी तो देखो, पहले ये 1 सेंटीमीटर का था, किनारे जो काटा गया था, अभी भी तो 1 सेंटीमीटर का ही है, ये भी 1 सेंटीमीटर का ही है। मतलब ये हुआ कि जितना मैंने काट के निकाला ना, इसकी बाउंड्री में कोई फ़र्क नहीं हुआ, बस इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो गई, मतलब इसका एरिया कम हो गया होगा, अंदर वाला पार्ट का एरिया कम हो गया, लेकिन इसका परिमाप थोड़ी ना कम हुआ, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया। तो जो पार्ट हमने ऊपर से निकाला, यहाँ से जो मैंने ऊपर से निकाला वही तो नीचे बच भी गया ना। और परिमाप में हमेशा क्या निकालते हैं, हम बाउंड्रीज देखते हैं। तो बाउंड्री तो अभी भी सेम ही है, उसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो गई। अगर मैं इसकी देखूँ तो ये पूरी की पूरी लेंथ तो अभी भी जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए आकार की जो परिसीमा होगी ना, वर्ग की परिसीमा के बराबर ही होगी, इसका परिसीमा चेंज नहीं होगा। हाँ, एरिया अगर पूछता, क्षेत्रफल, वो डेफिनेटली कम हो जाता, इतना निकाल दिया तो ये कम हो गया था, लेकिन परिसीमा पूछ रहा है तो दोनों की परिसीमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता है तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हर शिफ्ट में एवरेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने इतने भी शिफ्ट कराए, हर शिफ्ट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एवरेज से मिल ही जा रहा है। तो एवरेज का क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। कह रहा है कि 5 विद्यार्थी अपने पेंसिलों की लंबाई इस प्रकार से मापते हैं, परिणाम इस प्रकार देगा। तो सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या की। औसत लंबाई निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबको जितनी भी दे रखी होती है ना वैल्यू, सबको आप ऐड कर दीजिए, ऊपर क्लिक करके ऐड कर दीजिए, नीचे क्या करिए, जितनी भी काउंट है ना, यहाँ पर जितने भी आपकी एंट्रीज दे रखी हैं, कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर लीजिए। मतलब ऊपर क्या कर लीजिए कि कुल सम कर लीजिए, जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं उनका कुल सम करिए और डिवाइड कर लीजिए जितने भी टोटल नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका लगता है एवरेज निकालने के लिए, इसको आप रट जाइए, ऐसे ही आप एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए ये फार्मूला इस पर हम अप्लाई करते हैं। क्या आता है, क्या आएगा इसमें, आप सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 15.5, इसको हम सम करेंगे, 15.5, 12, 11.8, 9.7 और 7, इनको ऐड करिए, कितना होगा, 8 5 13 7 20, हासिल 2, 2 5 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 7, तो आपका हो जाएगा 26, हासिल लगा 2। ठीक है, 1 2 3 3 2 5, आपका आ गया 56। ठीक है, टोटल आपका सम आ गया 56 और कितनी एंट्रीज थी, 5। इसको डिवाइड कर लीजिए, 56 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, कैंसिल, 6 बच जाएगा, फिर 5 एकम 5, 6 में से 5 जाइए, 1 पॉइंट लगाइए यहाँ पे 0, 5 दूनी का 10, मतलब आपका हो जाएगा 11.2, मतलब आपका जो एवरेज आया हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल फार्मूला क्या लगाना है, जितनी भी एंट्री दे रखी हैं सबको आप ऐड करिए, उसको ऊपर लिखिए न्यूमरेटर में, जितनी भी टोटल एंट्रीज है उनका जो काउंट है उससे उसको डिवाइड कर लीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 जो वर्ग हैं एक करेंसी नोट को पूरा ढक लेते हैं। तो ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन तरीका, ये आपका करेंसी का नोट है, मान लीजिए 1000 रुपये का 2000 का नोट है। ठीक है, ये आपका 2000 का नोट है। ये क्या कह रहा है कि 18 वर्ग चाहिए होता है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब ऐसे 2-2 सेंटीमीटर का आपका वर्ग है। ठीक है, ऐसा क्या है, 18 वर्ग चाहिए इस नोट को ढकने के लिए। जो नोट है ना, जो करेंसी नोट दे रखा है, मान लीजिए कोई भी नोट था, 500 1000 कोई भी नोट था, उसको ढकने के लिए 18 वर्ग चाहिए था। 18 वर्ग एक नोट के लिए चाहिए था, देख रहे हैं। तो बस सिंपल सा पूछ रहा है कि ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए बताइए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो मैं सिंपल सा फार्मूला बताया हूँ ना कैसे करना होता है। जब एक चीज़ दे रखी हो तो कैसे लिखिए, एक नोट को ढकने के लिए कितने चाहिए, 18 वर्ग। तो 3 नोट को ढकने के लिए कितना चाहिए, सिंपल सा, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3 18 3 54, 3 गुणे 18, और जो एक है उसको नीचे कर लीजिए। मतलब ये आपका बेस्ट ट्रिक होता है सॉल्व करने का। कोई भी ऐसा दे रखा है, जैसे मैं पूछूं आपका कि 5 रुपये में इतनी सामान मिलते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हो 5 रुपये में इतना मिलता है, तो आपसे पूछा जाएगा 10 रुपये में कितना मिलेगा। तो आप सिंपल ऐसे लिखिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो एक नोट
एक नोट को रखने के लिए 18 वर्ग, तो 3 नोट को रखने के लिए कितना, 3 गुणे 18 बटे 1 कितना हो जाएगा आपका 54। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये, 54 नोट की आवश्यकता होगी। ठीक है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि उस चतुर्भुज को पहचानना है जो मेरी दो सममित रेखाएं और मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चतुर्भुज को पहचानना मतलब क्वाड्रिलेटरल को पहचानना है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखिए एक पॉइंट यहाँ से ये निकालिए कि मेरे सभी कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ये दे रखा है। 90 डिग्री के कोण किस में हो सकते हैं, एक वर्ग में होता है और एक आयत में होता है, इन्हीं दोनों में होते हैं ना, बाकी दोनों आपके गायब हो जाएंगे। तो मतलब मेरे एक ऑप्शन से, जैसे ये वाला जो दे रखा था मेरे सभी को 90 डिग्री के, उससे क्या निकल के आया कि वर्ग हो सकता है या आयत हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि मेरी दो सममित रेखाएं हैं। सममित रेखा मतलब होता है कि मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता रखा था कि सममित रेखाएं किसे कहते हैं। जैसे कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे उस आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है। ठीक है, तो वर्ग की कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 4 होती हैं। कैसे होती हैं, एक ऐसे होती है, एक ये होती है और एक दोनों डायगोनल से होकर के जाती है, मतलब टोटल 4 होती है। बट आयत में क्या होती है, आयत में केवल 2 ही होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ठीक है, मतलब 2 ही होती है। मतलब आयत में केवल 2 सममित रेखाएं होंगी लेकिन वर्ग में 4 होंगी, आयत में 2 होंगी। तो यहाँ पे 2 पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा आयत। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे 4 बोल देता तो आपका आंसर वर्ग हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 रंग दे रखे हैं, नीला, पीला, काला और सफेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीज समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों को खरीदे जाने वाली पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आप हर कलर के कितने मिनिमम पैकेट खरीदेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। इसको कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कि 4 जो कलर हैं उनकी कमीजें किस किस के पैकेट में, 5, 10, 12 और 15, तो इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 10, 12 और 15 इनका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से चलते हैं, 5, 5, 6 और ये हो जाएगा 15, फिर से 2 बार में ये हो जाएगा 5, 5, 3, 15, ये 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 5, 1, 5 और 5 बार में। ठीक है, मतलब इसका जो एलसीएम आ रहा है ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना, 2 दूनी 4, 3 12 25 60, इनका एलसीएम 60 आया। ये हमको वो मिल गया, इनका एलसीएम मिल गया। अब मेरे को क्या करना है कि हर कलर के ना न्यूनतम पैकेटें खरीदने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे कि जितने भी कलर थे उनकी जितनी भी पैकेटें दे रखी, लेकिन पहले जैसे दे रखा नीले कलर की 5 पैकेट है, ठीक है, पीले कलर की दे रखी 10, काले की 12 और सफ़ेद की 15। तो जितने भी कलर की पैकेट है इनसे क्या करिए, आप जो भी एलसीएम आया उन सबको डिवाइड करते जाइए, तो जो भी नंबर आता जाएगा ना आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम संख्या होगी पैकेटों की। ठीक है, जो विभिन्न रंगों के द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या होगी। तो कैसे निकालोगे इसको आप, देखिए पहले आप ये लिख लीजिए, क्रमशः लिख लेते हैं, 5, 10, 12, 15, 5, 10, 12 और 15। अब इन सबसे क्या करिए, एक एक उठाइए और डिवाइड करते जाइए, जो ऑप्शन आपको दिखता है उसे निकाल लीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को कितना आएगा, 12, 10 से डिवाइड करेंगे 60 को कितना आएगा, 6, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, मतलब 12, 6, 5, 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ये होगा, मतलब नीला 12, पीला 6, काला 5, सफेद 4, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें क्या किया मैंने, सिंपल सा मैंने एलसीएम निकाला। ठीक है, जितने भी एलसीएम आया मेरा, उस एलसीएम को क्या किया मैंने, डिफरेंट जो कलर्स के पैकेट थे उनसे डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी और इसने एक पतली रस्सी ली और इसके दोनों सिरों को एक कील से बांध दिया, फिर अपने एक मित्र को मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए क्या किया, रेणुका ने 2 कील लिया, ठीक है, एक मान लेते हैं ए, एक लिया बी और एक रस्सी है, दोनों कीलों से क्या किया, इसने एक रस्सी को बांध दिया, मतलब उसके पास एक धागा है या रस्सी है, उसके बाद 2 कील है, ए और बी दोनों को सिरे से बांध दिया। अब उसको वृत्त बनाना है। एक बात बताइए, वृत्त आप कैसे बनाओगे, आपको वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, वो क्या करेगी, देखिए ये वाला जो कील है इसको कहीं ज़मीन पे मान लीजिए फिक्स कर दी, या कोई उसका फ्रेंड होगा जो पकड़े रखा होगा, ठीक है, और वो क्या करेगी, बी के जो सिरे को, बी का जो दूसरा सिरा है, जो बी है ना जहाँ पे दूसरा वाला कील है, उसको ले करके क्या करेगी, इसके राउंड में ऐसे ऐसे घूमती जाएगी। देख रहे हैं, मतलब ए वाला जो कील था उसको जमीन पर मान लो उसने फिक्स कर दिया, कोई दोस्त ने उसको पकड़ लिया होगा, बी वाले जो सिरा था जिस पर रस्सी बंधी हुई थी बी वाले कील को, उससे क्या करेगी, उसको ले करके इसके चारों तरफ ऐसे घूमती जाएगी। ठीक है, ये वाला कहीं जाएगा नहीं क्योंकि जमीन में फिक्स होगा, और ये वाला घूमते जाओ, जब ये लेकर के घूमते जाओगे तो आपका एक सर्कल बन जाएगा चारों तरफ। ठीक है, तो सर्कल बन जाएगा, तो इसी से आपका पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हैं, रस्सी तो आपकी यही है ना, ये आपका सेंटर हो गया, जो वृत्त बना उसका ये सेंटर सी हो गया, ये आपकी पूरी की पूरी परिधि हो गई और ये चारों तरफ घूम रही है लेकर के इसको। ठीक है, तो क्या है कि प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई जो वृत्त की जीवा की लंबाई करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवा तो ऐसी होती है ना, वृत्त पे 2 जीवा 2 लाइन 2 पॉइंट्स ले तो उसको काट देती है, जो पॉइंट्स उन लाइन को मिला देते हैं तो जीवा कहलाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जीवा की लंबाई के बराबर नहीं होगा।
दूसरा क्या कह रहा है, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है। नहीं, देखिए वृत्त का व्यास क्या होगा, ये होगा वृत्त का व्यास। ऐसी लाइन जो वृत्त के सेंटर से होकर के जाएगी। तो रस्सी की लंबाई तो बस यही है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर में नहीं है, क्योंकि व्यास आपका ये पूरा होगा, मतलब रस्सी की लंबाई का दोगुना होगा जो व्यास होगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देख रहे हैं यही त्रिज्या बन रही है ना, ये सेंटर बना था, ये लेकर घूम रही थी, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या ही तो बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 51 से 2/3 किलोग्राम चीनी से 3/4 किलोग्राम के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। पूर्ण पैकेट बना रहा है, आधा नहीं बनाना है, मतलब 3/4 किलोग्राम के कुल पैकेट बनाना है। इसका मतलब समझिए क्वेश्चन का मतलब, इसके पास इतना किलोग्राम चीनी है, अब वो किसी को बेचना है तो क्या कर रहा है कि 3/4 किलोग्राम के एक पैकेट बनाता जा रहा है और सबको बेचता जा रहा है। इसलिए पूछ रहा है कितने ग्राम का, अगर उसको कितने किलोग्राम का अगर उसको पैकेट बनाना है तो कितने पूर्ण पैकेट बनेंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ बच भी जाए खाली, जो पूर्ण पैकेट ना बच पाए, लेकिन आपको बताना है पूर्ण पैकेट। सिंपल सा है, कैसे, देखिए 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी है, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 में 3 का कितना आएगा, 3 कम 3, 3 5 15, उसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 155/3, मतलब इतना किलोग्राम आपके पास चीनी है और 3/4 किलोग्राम का आपका पैकेट बनाना है। क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे सिंपल से एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपके पास ना 10 किलोग्राम की एक बोरी है चीनी की, आपको 2-2 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो आप यहाँ देख कर ही बता सकते हैं, ओरली बता दें कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी, 5 पैकेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपने इसको निकाला कैसे, मैंने बोला जितनी भी बोरी दे रखी है ना, जितने किलोग्राम 10 किलोग्राम की, उसको क्या किया मैंने 2 किलोग्राम वाले से डिवाइड कर देना, क्योंकि कितने की हमको पैकेट बनानी है। जब इसको डिवाइड कर दोगे 10/2 कितना आ जाएगा 5। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, बस अंतर ये है कि इंटीजर में था, ये फ्रैक्शन में है। चलिए लगाते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 155/3 को डिवाइड करता हूँ किससे, 3/4 किलोग्राम से, क्योंकि 3/4 किलोग्राम का पैकेट बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब ऐसी चीज़ें होती है, ये बीच में बट्टे का साइन है, जब अंश में भी न्यूमरेटर है, अंश में भी क्या है फ्रैक्शन है, और हर में भी फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या करते हैं, जब हर को क्या कर देते हैं, अपोज उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं और अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब 155/3, ये हर जो है इसको अंश में भेज देंगे, लेकिन अंश में जब ये जाएगा मल्टीप्लाई के साथ तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब 3/4 का 4/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 4×5 = 20, 4×5 = 22, 4 कम 4 2 6। ठीक है, 3 तरीके ना, इसको डिवाइड कर लीजिए, 620 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, और ये आएगा 9 छक्के 54, 8, ये और ये आ जाएगा 9 8 72, 10 में 2 8, और ये आगे डिवाइड नहीं होगा, मतलब पॉइंट में आएगा, और आपको केवल पूर्ण पैकेट बनाना है, तो पूरा नंबर कितना आया, इंटीजर पार्ट कितना है 68, तो आपका हो जाएगा 68 पैकेट बनेंगे। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना था, डिवाइड करना था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत बार पूछता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक एक अभाज्य और भाज्य दोनों है, न तो अभाज्य और संख्या है, न ही एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप चीज़ याद रखिएगा कि जो एक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जो होता है ना, एक, इसको न तो हम अभाज्य बोलते हैं और न ही भाज्य बोलते हैं, मतलब ये अभाज्य और भाज्य दोनों ही नहीं है। ठीक है, एक को नहीं मिलते हैं। जो अभाज्य संख्या की जो स्टार्ट होती है वो 2 से होती है, 2 3 5 7 ये होती है, मतलब सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, मतलब इसलिए याद रखिए यहाँ पे एक जो है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो बस इसको आप याद रट जाइए कि एक जो होता है, एक को ना तो एक अभाज्य संख्या और ना तो भाज्य संख्या, इसको दोनों ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, तो इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5 संबंधित 6 संबंधित 7 है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। इसको क्या करिए, त्रिभुज है, इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, बस अब इनके कोणों का अनुपात दे रखा है 5 6 और 7। इसको क्या करिए आप, मान लीजिए कि पहला जो कोण है 5x है, दूसरा 6x है, तीसरा 7x है। ठीक है, ये रेशियो में दे रखे थे, मैंने मान लिया कि 5x है, 6x है, 7x है। अब मैंने क्या बोला कि तीनों कोण आपको पता होगा, इनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना करेगा, 6 5 11 7 18, 18x = 180, तो x = 10 आ गया, 10 आ गया। जब 10 आ गया तो हमने जो तीनों कोण माने थे वो कितना हो गया, 5x = क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 6x = कितना हो जाएगा 60, और 7x = कितना आ जाएगा 70। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, सबसे छोटा कोण कौन आया, ये आया 50। ठीक है, क्योंकि ये तो 60 है 70 है, सबसे छोटा 50 आया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। कैसे किया मैंने,
मैंने सिंपल क्या किया कि जो भी रेशियो दे रखी है रेशियो को हटाया और मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला कि पहला एंगल 5x, दूसरा 6x, तीसरा 7x है। हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद एक्स की वैल्यू को क्या किया, सारे एंगल्स में रख दिया। तो एक का एंगल आया 50, एक दूसरा आया 60, तीसरा आया 70। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 50। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिमल जो है अपने जन्मदिन पर एक कैंडी का एक पैकेट लाता है। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को और 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दिया। तो बची हुई कैंडियाँ जो 6 बच गई थी कैंडियाँ उसने स्वयं खा ली। अब देखिए यहाँ पे पैकेट में कितनी कैंडी थी, मान लेते हैं एक्स कैंडी थी। ठीक है, पैकेट में कितनी कैंडी थी, एक्स की कैंडी थी। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हो जाएगी टोटल कैंडी। तो मान लेते हैं एक्स कैंडी थी। अब क्या करेगा आप, एक्स का जो जो पूछ रखा है ना, किसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग इनको, ठीक है, जिसको भी देगा तो उसकी टोटल कैंडी में से उतना कम ही तो होता जाएगा ना। मैं बोलूँ मेरे पास 10 कैंडी है, उसमें से 2 मैंने ए को दे दिया, 5 बी को दे दिया, तो क्या होगा, 10 में से दो कम हुआ, फिर 5 कम हुआ। ठीक है, ऐसे आप माइनस करते जाओगे ना। टोटल मेरे पास जितनी कैंडी थी तो कुछ तो बच जाएगा ना लास्ट में। तो वही चीज़ कह रहा है कि उसके पास 6 कैंडी बच गई। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक्स कैंडी थी, इसमें से अब सबको बांटता जाऊँगा, जितना बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए एक्स कैंडी थी, इसका मैंने 1/3 भाग जान को, एक्स का 1/3 कितना होगा, x/3 मैंने जान को दे दिया। फिर से माइनस क्या किया, 1/4 राधा को, x/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को, x/5 और 1/6 भाग मीकू को। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से सब क्या किया मैंने, मेरे पास टोटल एक्स थी, उसका 1/3 जान को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को। तो मेरे पास कितनी बच गई, 6। अब क्या करो, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5 माइनस 1/6 इक्वल टू 6। यहाँ से कुछ नहीं किया मैंने, बस एक्स को बाहर कर दिया क्योंकि सब एक्स में कॉमन है ना। यहाँ से तो मैं बाहर करूँगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1/3 1/4 1/5 1/6। सब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकाल के बताइए सब लोग कितना आएगा, 3 4 5 और 6। इसको 2 से डिवाइड होगा, 3 2 5 और 3, एक बार और 2 से जाएगा, कितना होगा, 3 1 5 3, फिर 3 से और फिर 5 से। टोटल कितना आ गया अपन के पास, 2 दूनी 4 3 12 25 60। टोटल हमारा जो एलसीएम आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको ये क्या होगा, इसका तो मान लेते हैं ना, इसका हर 1 है, तो 1 को 60 से अगर डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा। माइनस 3 से क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 20 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। 400 से 60 को तो 15 तो -15, 5 से 12 को तो -12, 6 को 60 से तो -10 इक्वल टू 6। अभी कितनी आएगी वैल्यू, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कितनी आएगी, x/60, ये कितनी, सबको ये सबको ऐड कर लीजिए, ये माइनस के साथ है तो 20 10 30 30 15 45 45 12 57। ठीक है, इक्वल टू 6। ये सिंपल आप देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा तो कितना आएगा 57। ये हो जाएगा एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा 3/60 इक्वल टू 6। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 6 × 60/3। ठीक है, यहाँ पे आया था ना एक्स इंटू क्या होगा 3/60, इसको सॉल्व किया तो इक्वल टू 6 है। ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, कैसे की, 60 को इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से क्या आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी के 6, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 120। मतलब हमने मान लिया रखा था स्टार्टिंग में ही कि टोटल कैंडी कितनी थी एक्स, तो हमारे पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 120। तो उसके बाद टोटल कितनी कैंडी थी, 120। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बस कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने माना था कि उसके पास टोटल एक्स कैंडी थी, मैंने मान लिया एक्स कैंडी थी। अब एक एक कैंडी जब वो देता जाएगा, एक एक कैंडी नहीं मतलब जितनी भी कैंडी सबको देता जाएगा तो एक्स में से फाइनली कम ही तो होता जाएगा, इसलिए मैंने सबको माइनस कर दिया। 1/3 भाग जो एक जॉन को, एक 1/4 भाग वो राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दे दिया, तो उसके पास 6 कैंडी बच गई। अब बस एक सिंपल सा इक्वेशन, इसको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत संख्याओं का जो योग है 98 है, इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। अब इसमें देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। इसको कैसे आप करोगे, मैं कहता हूँ कि पहली संख्या ना, पहली जो सम संख्या ध्यान रखना है, क्रमागत सम संख्या, तो पहली सम संख्या आप मान लीजिए 2x है। 2x मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2x इसलिए बोल रहा हूँ कि x की कुछ भी वैल्यू आप रखिए, कुछ भी रख के देखिए हमेशा सम नंबर ही आएगा। मतलब होता है ना कि जब 2 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर हमेशा सम ही बन जाता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको 2x मान लिया। तो देखिए पहली मैं क्या कर रहा हूँ, 2x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x + 2 हो जाएगी। ऐसी तो होगी ना, मैं बोल रहा हूँ कि पहले नंबर अगर सम संख्या 2 है तो दूसरी कितनी होती है, 4 होती है, तीसरी 6 होती है। अब दो दो ही तो ऐड करते हो ना, तो ऐसे ही मैंने किया यहाँ पे कि पहली अगर 2x मैंने माना है तो दूसरी अपना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 2x + 3 2 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी बताइए, 2x + 4 हो जाएगी। चौथी क्या होगी, 2x + 6 हो जाएगी। पाँचवीं 2x + 8 हो जाएगी। छठी
2x प्लस 10 हो जाएगी, और सातवीं क्या हो जाएगी 2x प्लस 12 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, पहली संख्या 2x मानोगे तो अपने ऑटोमेटिक सारी जो 7 संख्याएं हैं ना, सब आपकी निकल जाएंगे। कैसे? दो दो आप ऐड करते जाइए, और इसमें पूछा ही हुआ कि 7 क्रमागत संख्या है, उसका योग दे रखा है 90। मतलब हमने जो 7 क्रमागत संख्या यहाँ पे लिखी हैं, इन सबका जो योग है वो दे रखा है, इन सबका जो योग है वो 98 आया। तो आप इसका योग कर लीजिए। इसका योग करेंगे तो कैसे, कितना होगा? देखिए, इसको योग करिए, ये सब 2x है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2x है, तो इनको जिनका जब सब करेंगे तो कितना आएगा 14x। ठीक है, प्लस इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 2 4 6 6 12 8 20, 20 10 30 12 42, 42। मतलब 7 क्रमागत संख्याओं का जो योग आया इतना आया 14x प्लस 42। इन सबको मैंने ऐड कर दिया था, और ये कितना दे रखा है 98। यहाँ से निकाल लीजिए x की वैल्यू, 14x इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 माइनस 42, कितना आएगा 8 में 2 जाए 6, 9 में 4 जाए 5। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 4 आ गई। अब मेरे क्या पूछ रहा है कि तीसरी संख्या पूछ रहा है। तीसरी हमने क्या मानी थी 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 मानी थी। 2x प्लस 4 में इसकी वैल्यू रख दीजिए, 2x प्लस 4 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी 4, और यहाँ पे 4 कितना आएगा 4 दूनी के 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। ठीक है, मतलब तीसरी संख्या जो आ गई हमारी 12, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले तो। आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है, 5 जनवरी का पूरा शिफ्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 तक सारे जो कैलकुलेटिव मैथ से सारे कंप्लीट करा दिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।